Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. Today we are going to do the chapter number 5 of Geography which is Industries. इंडस्ट्रीज से तो आप रिलेट कर ही पा रहे होंगे कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में वेरियस एग्जाम्पल हैं आपके पास. हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ देखते हैं अपनी सराउंडिंग में. सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जब मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करती हूँ, जैसे ही कोई भी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी रॉ मटेरियल की फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इन दी लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? कॉपीज. तो कॉपी में पेज कहाँ से आते हैं? वेयर डू यू गेट दिस पेपर फ्रॉम? तो जैसे हमें पहले क्या करते हैं, हम ट्रीज जो हमारा नेचुरली प्रेजेंट हमारे पास रिसोर्स है, तो ट्री से हम वुड एक्सट्रैक्ट करते हैं. वुड को फिर हम आगे प्रोसेसिंग करके वुड पल्प निकालते हैं, और उस वुड पल्प के अंदर व्हेन वी मिक्स इट विथ वेरियस केमिकल्स तो हमें एक फाइनली पेपर मिलता है बाय यूजिंग मशीन. सो ये पेपर कैसे बना? फ्रॉम वुड टू दिस पेपर, इट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. और ये कैसे होती है मैन्युफैक्चरिंग? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट वी हैव, राइट. सो जितनी भी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो इंडस्ट्रीज की पार्ट रहती है, राइट. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? विच चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू द पीपल. एक रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने वाली एक्टिविटीज को हम सेकेंडरी एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, राइट. सो इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम. क्योंकि जो रॉ मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है वो इतने यूजफुल नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, इसलिए हमें उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना पड़ता है इनटू सेवरल अदर प्रोडक्ट्स जिनको हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ट्री से जैसे हमने बनाए पेपर, फ्रॉम द कॉटन से हम बनाते हैं वेरियस आर क्लोथ्स, राइट. सो इट डिपेंड्स कि हमें कौन सा मटेरियल बनाना है, क्योंकि रॉ मटेरियल इतना यूजफुल नहीं रहता है एज दैट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट. देन वी हैव द चैप्टर नेम हियर इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो? दिस इज अ term which refers to the economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals or the provision of services. इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं? वो वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक दैट कोई गुड प्रोड्यूस की जा रही है, या कोई मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, या कोई प्रोविजन ऑफ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, राइट. फॉर एग्जाम्पल लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होते हैं. कोल माइनिंग इंडस्ट्री जहां कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, और टूरिज्म इंडस्ट्री विच इज अ सर्विस प्रोवाइडर. फर्दर जब हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो वी क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, द साइज एंड द ओनरशिप. लेट्स सी वन बाय वन. जब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल मतलब कि कौन सा कच्चा सामान वो इंडस्ट्री यूज करेगी, उसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करते हैं. एज इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. एग्रो बेस्ड मतलब जो यूज ऑफ प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट करेंगी, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्रीज. ये एग्जाम्पल है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के. फिर आते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. एज द नेम ओनली सेज, द इंडस्ट्री विच प्राइमरीली यूज द मिनरल ओर्स एज रॉ मटीरियल. तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, राइट. हेवी मशीनरी, building material, railway coaches, these are the example of mineral based industry. Then we have the next marine based. Marine मतलब जो कि रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे, वो वाले रॉ मटेरियल जो कि सी या ओशन से आते हैं. ओके, सो ये इनके एग्जाम्पल होंगे जैसे फिश ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सी फूड, राइट. देन वी हैव द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. फॉरेस्ट बेस्ड मतलब अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज रॉ मटेरियल यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, राइट. सो दिस इज हाउ वी डिवाइड आवर इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल. कि कहाँ से कच्चा सामान, कहाँ से वो रॉ मटेरियल आ रहा है जो इंडस्ट्री यूज कर रही है. देन वी ऑल्सो डिवाइड आवर इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज. हम साइज के बेसिस पे इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं. साइज का मतलब है कितना कैपिटल मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कितने नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं. तो बेसिकली साइज के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं
एन इंडस्ट्री इनटू स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो कि बाय हैंड हम चीजें बनाते हैं, लाइक आर आर्टिसियंस, जैसे बास्केट वीविंग होगी, पोट्री होगी, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, आर्टिक्राफ्ट्स हो गए, जो कि हम घर में ही बनाते हैं बाय यूजिंग हैंड्स। ओके, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कैपिटल, पैसा इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, और जब हम इसको कंपेयर करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री से, वहां हमारा क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट लार्ज क्वांटिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। ओके, देन फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे हैवी मशीनरी होगी, ऑटोमोबाइल्स होगी। ओके, तो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जांपल हैं। देन वी हैव अनदर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिवाइड आवर इंडस्ट्री। 3 बेसिस बताए थे, रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप। अब हम करेंगे बात ओनरशिप। अब हम बात करेंगे जब हम इंडस्ट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप डिवाइड करेंगे। ओनरशिप मतलब क्या वो कोई प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्री है, क्या वो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री है, या वो जॉइंट है कि दोनों पब्लिक और प्राइवेट मिलके उसको ओन कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री मतलब जब वो इंडस्ट्री ओन की जाएगी बाय एन इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल होगा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे। पब्लिक सेक्टर मतलब जब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी, और जॉइंट सेक्टर मतलब, जॉइंट में मतलब दोनों ही पार्टनरशिप में होंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट। ओके, फिर हम बात करते हैं अनदर एग्जाम्पल हियर इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या है, जब मिलके, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ आर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, विच दीज आर द इंडस्ट्री विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और द सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब कौन कौन से फैक्टर होंगे एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, कि कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते होंगे। सो नंबर 1 इज रॉ मटेरियल, अवेलेबल है कि नहीं, लेबर, कैपिटल, मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, देन इलेक्ट्रिसिटी विच इज पावर, लैंड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, राइट। और समटाइम्स हमने देखा है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडीज मतलब जो गवर्नमेंट उसको, जो प्रोडक्ट इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, जिसमें प्रोड्यूसर्स को इतना खास कुछ बचता नहीं होगा, उन प्रोडक्ट्स में उनको वो सब्सिडी देती है टू एनकरेज द प्रोडक्शन। तो जैसे सब्सिडाइज रेट पे हमें पावर मिल जाएंगी, राइट, तो या इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देती है, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर देती है, गवर्नमेंट हेल्प करने की कोशिश करती है। और हमने देखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी तो उससे डेवलपमेंट भी होगी और ग्रोथ भी होगी ऑफ द टाउन्स एंड द सिटीज। देन लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ इनपुट, द प्रोसेस एंड द आउटपुट। इनपुट मतलब कौन से रॉ मटेरियल यूज किया है, प्रोसेस कैसे हमने उसको मैन्युफैक्चर किया, और फिर उससे हमने क्या आउटपुट प्रोड्यूस किया। दिस इज व्हाट आवर इंडस्ट्रियल सिस्टम इज। देन लेट्स टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करूं तो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रियल रीजन आते हैं हमारे ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। दिस इज द मैप, यू कैन नाउ फाइंड आउट द प्लेसेस दैट आई हैव मेंशन्ड हियर। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क and comment down below in the comment section that you were able to find out the major industrial location on the world map. Now, talking about India, we also have several industrial regions like Mumbai Pune cluster, Bangalore Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad Baroda region, Chota Nagpur industrial belt, Visakhapatnam Guntur belt, Gurgaon Delhi Meerut region, Kollam and Thiruvananthapuram industrial cluster. So these are the industrial region of our country, India. So guys, there is nothing much to explain in this. You need to memorize all of the regions because it is important for your examination point of view. Now let's talk about the industrial disaster. तब इंडस्ट्रीज होती हैं तो डिजास्टर भी हो सकते हैं ड्यू टू द नेग्लिजेंस और द टेक्निकल फेलियर और द इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ द हजार्डियस मटेरियल। जो बहुत ही सेंसिटिव मटेरियल होते हैं उनके ढंग से ना रखे जाने की वजह से कोई भी डिजास्टर, कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसा ही वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर का एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी। यहाँ हाईली पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से
पूरी इंडस्ट्री में आग लगी और काफ़ी सारे thousands of people have due to which thousands of people have suffered from blindness, impaired immune system और some other disorders जो इसके रिजल्ट रहा है। उसके बाद अगर हम एक और ऐसे इंसिडेंट की बात करें, अनदर इंडस्ट्रियल डिजास्टर, इट हैपेंड इन चाइना। यहाँ भी एक गैस ब्लो आउट हो गया था जिसकी वजह से वहां से लोग भाग नहीं पाए थे एंड बाय द टाइम वो वहां से एस्केप करते तो पूरा ब्लास्ट हो चुका था। उसकी ये डिजास्टर्स क्यों होते हैं अभी बताया, ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स जो इंडस्ट्री रन कर रहे हैं। वी नीड टू टेक केयर कि हमें ऐसे क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे रिस्क रिडक्शन हो जाए, ये रिस्क कम हो जाए। तो सबसे नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू लर्न दिस। ओके, सो नंबर 1 इज हमें इंडस्ट्रीज कभी भी डेंसली पॉपुलेटेड या रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं लगानी चाहिए। ऑल्सो अगर आपको पता है आपके एरिया में दे इज समवेयर इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप रह रहे हो तो आपको अवेयर होना चाहिए कि जितना भी ये टॉक्सिन या हजार्डियस सब्सटेंस होते हैं तो वो अवेलेबल होंगे इंडस्ट्री में, क्योंकि केमिकल्स वगैरह तो यूज होंगे किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ऐसे केसेस में एक्सीडेंट पॉसिबल है, तो यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ द इंसिडेंट्स हैपनिंग अराउंड। ओके, ऑल्सो फायर वार्निंग होनी चाहिए, फाइटिंग सिस्टम इंप्रूव करना चाहिए ऐसी इंडस्ट्रीज में। जो स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है जिससे बहुत ज़्यादा रिस्क है, कभी आग लग सकती है, कुछ और इंसिडेंट ऐसा हो सकता है, उनको लिमिटेड क्वांटिटी में रखना चाहिए। और पोल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड, उनके ऊपर लिमिटेशन लगानी चाहिए कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते वरना पोल्यूशन ज़्यादा होगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज अगर मैं बात करूं तो मेजर इंडस्ट्रीज में आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आर IT इंडस्ट्री। बिफोर दैट जब कोई भी न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री आ रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सनराइज इंडस्ट्री। और सनराइज इंडस्ट्री का सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारा IT sector. Okay, then we have wellness, hospitality, the knowledge, right? Now let's talk about the countries in which iron and steel industry is located. तो जर्मनी है, US है, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये कहाँ है, इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। और अगर मैं IT इंडस्ट्रीज की बात करूं तो ये कहाँ है, एक तो हमारी कंट्री में है बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया एंड द सिलिकॉन वैली रीजन ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया। अब हम करके इन तीनों मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होता है, यहाँ हमें इनपुट चाहिए कोई भी इंडस्ट्री में, फिर उसको प्रोसेस करके हम आउटपुट बनाते हैं। तो यहाँ रॉ मटेरियल क्या रहेंगे हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, आयरन और कोल, लाइमस्टोन प्लस लेबर, कैपिटल, साइट और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। फिर प्रोसेस बिगिन होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मतलब इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर बाय हीटिंग एंड मेल्टिंग देम बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उसके बाद हम उसको रिफाइन करते हैं, उसके बाद हमें अपना आयरन एंड स्टील मिल जाता है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस, ये पूरा दिखाया हुआ है, फर्नेस दिखाया हुआ है कि आयरन और से हम स्टील कैसे बनाते हैं। सो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले फर्नेस के अंदर आयरन और लाइमस्टोन और कोक डालते हैं, फिर उसको हीट करते हैं बियॉन्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद जो मोल्टन आयरन है वो अलग हो जाती है और स्लैग अलग हो जाते हैं। दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस आर स्टील। और अगर आपको एक और बात बताऊँ, स्टील क्या है, स्टील इज एन एलॉय। एलॉय क्या होता है, जो मोर देन वन मेटल को यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है। और एलॉय के पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो हार्डनेस, टफनेस और इट रेजिस्ट टू रस्ट, और वो जल्दी से जंग भी नहीं लगता है स्टील एलॉय में। ओके, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री किसको कहा जाता है, स्टील को, क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द टूल्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ द स्टील, इसलिए स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बिफोर 1800 AD इंडस्ट्री और स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमेशा उस रीजन में लोकेटेड होती थी जहाँ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता था। लेकिन लेटर रियलाइज किया गया कि इन इंडस्ट्री की लोकेशन नियर द कोल फील्ड होनी चाहिए और नियर दी वो वाला रीजन जहाँ कैनाल्स और रेलवेज हों, ताकि इजी टू ट्रांसपोर्ट हो पाए वो चीज़। फिर 1950 में हमने देखा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेट होनी स्टार्ट हो गई नियर द फ्लैट एरियाज ऑफ द लैंड नियर द सी पोर्ट।
सी पोर्ट के एरिया के पास, बिकॉज क्योंकि जब बन के तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, और जो रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगवाते हैं वो भी इंपोर्ट होके इजीली फैक्ट्री तक पहुंच जाए, इसलिए हमने ये चेंजेस किया। इंडिया के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। बिफोर दैट, this is the map of the major iron ore producing areas. The highlighted points here in the world map highlight the major iron ore producing area. Okay. देन इंडिया की बात करते हैं, मैंने आपको बताया इंडिया में भी डेवलप हो रहा है काफ़ी, क्योंकि रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट भी अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब एरियाज हैं जो कि मेजर इंपॉर्टेंट आयरन और एरियाज हैं। एंड ये 4 स्टेट्स में ही मौजूद है सारे एरियाज, लाइक वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। इंडिया की स्टील प्रोडक्शन अगर ओवर टाइम देखा जाए तो हमने देखा है इंक्रीज हुई है। ओके, एंड वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ आयरन एंड ओर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर। ये एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है जिसको हम टिस्को के नाम से ही बुलाया जाता है। ये प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही बन गई थी हमारी। 1907 में टिस्को वाज स्टार्टेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स सुब्रनलेखा एंड खरखई इन झारखंड। जोग्राफिकली हम जमशेदपुर को मोस्ट कन्वीनियंटली बोल देते हैं दैट इट इज सिचुएटेड इन द जमशेदपुर एरिया, अदरवाइज इट इज, अगर प्रॉपरली लोकेशन की बात करूं तो इट इज सचई। देन दिस इज द मैप विच शोज द वेरियस एरिया कि हमारा कैसे लोकेटेड है ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ द स्वर्णलेखा रिवर, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट इट। तो आप ये पढ़ लेना है, पूरा बताया हुआ है कि कैसे ये सेटअप की गई है, कितने डिस्टेंस पे ये सेटअप की गई है। दिस थिंग इज फॉर योर रीडिंग ओनली। देन जमशेदपुर के अलावा हमने इंडस्ट्रियल प्लांट्स बहुत ज़्यादा देखे हैं जो कि आफ्टर टिस्को सेटअप हुए हैं, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सेक्टर इन द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हेवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देयरफॉर ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन जाती है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं का भी डेवलप करना है तो वहाँ मुझे आयरन एंड स्टील की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देन लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड की अगर बात करूँ, इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर इट इज़ इन यूएस अमेरिका एंड इट इज़ द प्लेस कॉल्ड पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग की भी लोकेशन बताई है कि कितनी दूरी पे हमारे शिपिंग रूट्स अवेलेबल होंगे, कौन सी लेक पे है, राइट। सो ये सब चीज़ें क्या है, ये चीज़ बताती हैं कि लोकेशन ऑफ आयरन और इंडस्ट्री कहाँ होनी चाहिए। ओके, एंड ऑल्सो डिड यू नो वाले पार्ट्स आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें आपको और भी जीके के फैक्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। एंड ऑल्सो योर होमवर्क इज टू लर्न द ग्लॉसरी ऑफ दिस चैप्टर, राइट। देन वी हैव टेक्सटाइल। टेक्सटाइल जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ है टेक्सटेयर, जिसका मतलब होता है वीव। टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं, ये कुछ नया नहीं है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे लिए, ये बहुत पुराने टाइम से इंडिया इज नोन फॉर द टेक्सटाइल्स, कपड़ों के लिए जानी जाती है। और जब मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लॉक्स, ये सब कपड़े हमें दिमाग में आते हैं। जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, और सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आई थी इन ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद हमने लेटर ऑन हमने वर्ल्ड में डिफरेंट रीजन में देखा था। अगर आज की बात करें, इंडिया, चाइना, जापान, यूएस, ये भी अनदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल है। इंडिया की बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस पोजीशन रही है, ट्रेडिशन रहा है ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। फिर ये एरियाज दिखाए हैं मैप में जो कि मेजर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स हैं। जस्ट गो थ्रू दी मैप ताकि आपको क्लियर हो कि कौन कौन से रीजन में ये एरियाज लोकेटेड हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल इंडिया में कब आई थी? इट केम इन मुंबई इन 1854। इनिशियली ये वाली जो इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल, इट वॉज फ्लरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल होता था कि कॉटन उगाई जा सके। लेकिन अगर आज की बात करें तो हम कहीं भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियली, और जिसकी वजह से अब कोई ऐसा लोकेशनल हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कहीं नहीं उगा सकते हैं या ये इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। उसके बाद हम बात करेंगे अहमदाबाद, विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात।
इन ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सबरामती। जो फर्स्ट मिल थी वो 1859 में यहीं आई थी, और लेटर थोड़ी टाइम बाद हमने देखा इट बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी आफ्टर मुंबई। और अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज द एरिया विच इज नोन एज द हार्ट ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरियाज। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें एक इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर की, इट इज़ जापान। ओसाका में जापान वाला जो एरिया, जापान में जो ओसाका वाला एरिया है वो इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है। और इसको जैसे अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर योडो। और यहाँ क्या है, एक खास बात है, ये जो जापान में प्रोड्यूस करते हैं कॉटन टेक्सटाइल, ये कॉटन बाहर से इंपोर्ट करके मंगवाते हैं। एंड दिस कॉटन इज इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूएस, और उसके बाद दे मेक इट इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट और फिर आगे फर्दर ये मार्केट में बेचते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लास्टली दी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विद टाइम हमने देखा है कि ये वाले जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, जो आईटी टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। इनिशियली जब मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने बताया था दो ही रीजन है जो कि जाने जाते हैं, वन इज सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया एंड अदर इज बेंगलोर, राइट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री किस चीज से डील करती है? इट डील विद द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और मेन फैक्टर्स क्या है इसके लिए कि एक तो इंडस्ट्री की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ होगी ये इंडस्ट्री जहाँ हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, जहाँ हमारे पास कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक पड़े। अगर मेजर हब्स की बात करें आईटी इंडस्ट्री की, इट इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर इन इंडिया। बेंगलोर की अगर बात करें, बेंगलोर कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू, जहाँ से हमें नाम निकल के आया है सिलिकॉन प्लेट्यू। ऑल्सो इस सिटी बेंगलोर को हमें जानते हैं फॉर इट्स माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन, वेदर कंडीशंस नहीं होती है, और ये वाला परफेक्ट एरिया है फॉर द आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज टू ग्रो। अगर मैं अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स की बात करूं तो इट इज़ आर मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ऑफ इंडिया लाइक मुंबई, देन वी हैव दिल्ली, देन वी हैव चेन्नई, हैदराबाद एंड ऑल्सो गुड़गांव, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, कोची, चंडीगढ़। ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, बट आउट ऑफ देम Bangalore has always had a unique advantage as a city with the highest availability of middle and top management level. इसलिए बैंगलोर का नाम आईटी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। So guys, by this we have completed our chapter number 5 of Geography Industries. I hope you have understood. There's nothing much to explain in this chapter. You need to memorize all the facts, all the things regarding the particular industry. Right? Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you have any kind of doubt, you can feel free to comment down in the comment section below, and I'll make sure that I'll clear all your doubts.